हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप सभी का हमारे जेडीएम लेक्चर्स में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज है क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 7, जिसका नाम है त्रिभुज, जिसे हम अंग्रेजी में ट्राइएंगल्स कहते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें मूल रूप से सर्वांग समता की अवधारणा को समझना है बच्चों, कि सर्वांग सम क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हम इस ज्यामिति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो हमें आकृतियां मिलती हैं, चाहे वह कोई रेखाखंड हो, वृत्त हो, वर्ग हो, आयत हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, या इससे अधिक भुजाओं के भी बहुभुज हो, एक गोला हो, शंकु हो, मतलब जो भी विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियां हमको मैथमेटिक्स में पढ़ने को मिलती हैं, उसमें एक शब्द आता है सर्वांग सम। सर्वांग सम का अर्थ होता है बच्चों, जो 3 शब्दों के मेल से बना है, सर्व, अंग, सम। सर्व का मतलब सभी, अंग का मतलब कि उस ज्यामितीय आकृति में जितने भी अंग हैं, चाहे वह भुजाएं हो, कोण हो, शीर्ष हो, और वो सभी अंग अगर सम हैं, मतलब ऐसी 2 ज्यामितीय आकृतियां हमारे सामने दी गई हों जिनके सभी अंग सम हो जाए, बराबर हो जाए, और ऐसे सभी अंगों के सम हो जाने का मतलब हम समझ रहे हैं कि कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन इनिशियली आप लोग यही समझें कि सर्व अंग सम, यदि 2 ऐसी ज्यामितीय आकृतियां हो जो पूर्ण रूप से एक दूसरे के बराबर हो, तो ऐसी आकृतियों को हम सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। अंग्रेजी में ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाती है। अब ऑन द होल हम एक एक अलग अलग ज्यामितीय आकृति के बारे में नहीं, बल्कि हम एक ऐसा डिफिनीशन देंगे सर्वांग सम होने का जो किसी भी ज्यामितीय आकृति के लिए सुटेबल होगी। और वो डिफिनीशन या परिभाषा ये है बच्चों कि वे आकृतियां जो आकार और माप में समान होती हैं सर्वांग सम कहलाती है। यहाँ बच्चों इस सर्वांग समता की परिभाषा में ये 2 शब्द प्रयोग किए गए हैं, आकार और माप। ये 2 चीज अगर आप लोग समझ जाते हैं तो सर्वांग समता की अवधारणा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो ध्यान दें बच्चों, आकार का मतलब होता है बच्चों, जैसे मान लो हम कोई रेखाखंड लिए हैं, तो हम रेखाखंड भिन्न भिन्न लंबाइयों की ले सकते हैं। अगर हमारे पास 2, 4, 10, 20, 100, 50, 200, 400, 1000, 500 रेखाखंड खींच करके सामने रखे गए हैं, तो हम उन सभी रेखाखंडों को ये कह सकते हैं कि वो आकार में समान है। भले ही वो माप में समान नहीं है, लेकिन अगर वो रेखाखंड हैं, चाहे जिस लंबाई के भी रेखाखंड हो, जितने भी रेखाखंड होते हैं उन सभी को हम कहेंगे कि वह आकार में समान है। इसी तरह से अगर वृत्त की बात किया जाए, तो छोटी बड़ी त्रिज्याओं के जितने भी वृत्त हो सकते हैं, जितने भी संभव वृत्त होते हैं, उन सभी वृत्तों को हम कह सकते हैं कि वो आकार में समान है। इसी तरह से सभी वर्ग भी आकार में समान है, चाहे वो छोटी भुजा के हो, बड़ी भुजा के हो, भिन्न भिन्न लंबाई की भुजाओं वाले वर्ग अगर लिए जाते हैं, तो उन सभी वर्गों को हम कह सकते हैं कि वो आकार में समान है। इस तरह से त्रिभुज की भी बात की जाती है। अगर
हम त्रिभुज को जानते हैं कि तीन प्रच्छेदी रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। यानी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। तो हम चाहे जिस तरह का भी त्रिभुज खींच दें, ये अंग उसमें निश्चित रूप से मिलेंगे। ये तीन भुजाएं मिलेंगी, तीन कोण मिलेंगे और तीन शीर्ष मिलेंगे। तो इस आधार पर जितने भी प्रकार के त्रिभुज संभव हैं जो हम खींच सकते हैं, वो सभी के सभी त्रिभुज आकार में समान कहलाएंगे। और इस तरह से रेखाखंड, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, जो भी आकृति हो, अब आप लोग समझ गए होंगे कि आकार में समानता का मतलब क्या है। सभी वृत्त आकार में समान होंगे, सभी रेखाखंड आकार में समान होंगे, सभी त्रिभुज आकार में समान होंगे, सभी चतुर्भुज आकार में समान होंगे, सभी पंचभुज आकार में समान होंगे। लेकिन अंतर यहां यह आता है कि वो अगर हम जैसे दो रेखाखंड ले लिए, दोनों रेखाखंड अब समझ में आ रहा है कि वो आकार में समान है, लेकिन आकार में समान होने के साथ साथ अगर वो माप में भी समान हो जाए, यानी एक रेखाखंड अगर 10 cm का है तो दूसरा रेखाखंड भी अगर 10 cm का ही है, तो ऐसे रेखाखंडों को हम कहेंगे कि ये सर्वांग सम है। इसी तरह से अगर एक वृत्त हमारे पास है 3 cm त्रिज्या का और दूसरा वृत्त भी है 3 cm त्रिज्या का, तो यहाँ पर ये दोनों वृत्त आकार में समान होने के साथ साथ माप में भी समान कहलाएंगे। और इसी तरह से अगर हम कोई 20 cm भुजा का वर्ग खींच लेते हैं ABCD, और फिर इसी तरह के 20 cm भुजा का एक वर्ग खींच लिए PQRS, तो यहाँ नाम यहाँ C होना चाहिए एक सीक्वेंस में, यहाँ D रहना चाहिए, यहाँ हम लोग R लिख दें और इस शीर्ष को S लिखें। ये जो दो वर्ग हैं ABCD और PQRS, इतना तो वर्ग होने से कन्फर्म है कि इनके सभी कोण 90-90 अंश के होंगे। अगर भुजाओं की माप भी समान लंबाई की हो गई, तो ये दोनों वर्गों को हम कहेंगे कि यह आकार में भी समान है और माप में भी समान है। तो इस तरह की जो भी ज्यामितीय आकृतियां हमको मिले कि जो आकार में भी समान हो और साथ साथ माप में भी समान हो, तो ऐसी आकृतियों को ही हम सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। और ऐसा इनमें देखा जाता है कि जो भी सर्वांग सम आकृतियां होती हैं, अगर उनको एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो वो नीचे वाली आकृति को वह ऊपर वाली आकृति पूरा पूरा ढक लेती है। यही सर्वांग समता की मूल अवधारणा है। जैसे यहाँ हम वृत्त की बात कर रहे हैं, डेली लाइफ में आप लोग देखे होंगे, अगर हम लोग 1 रुपए का सिक्का ले लें और समान आकार और माप वाले 1 रुपए के सिक्के को एक दूसरे के ऊपर अगर हम रखते चले जाते हैं, तो बिल्कुल ही नीचे वाले सिक्के ऊपर वाले सिक्के से पूरी तरह ढकते चले जाते हैं। और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हम कहेंगे कि वो सभी सिक्के सर्वांग सम हैं। तो सर्वांग समता के लिए ये 2 गुणों का होना आवश्यक है बच्चों। जब भी एक रेखाखंड सर्वांग सम होगा तो एक रेखाखंड के ही सर्वांग सम होगा, एक वृत्त सर्वांग सम होगा तो किसी दूसरे वृत्त के ही सर्वांग सम होगा, एक वर्ग सर्वांग सम होगा तो किसी वर्ग के ही सर्वांग सम हो सकता है, और एक त्रिभुज अगर सर्वांग सम होता है तो किसी त्रिभुज के ही सर्वांग सम हो सकता है, क्योंकि उसकी आकार में समानता होनी चाहिए और आकार में समानता होने के साथ साथ उसके माप में भी समानता होनी चाहिए। तो यही डिफिनीशन है कि वे आकृतियां जो आकार और माप में समान होती हैं सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। यहाँ हम कुछ उदाहरण दे दिया है। ये 2 रेखाखंड सर्वांग सम है, ये दोनों वृत्त सर्वांग सम है, ये दोनों वर्ग सर्वांग सम है। और यहाँ हम सर्वांग सम त्रिभुजों के 2 उदाहरण खींचे हैं। इसमें देखो बच्चों, एक त्रिभुज का नाम है ABC, एक का नाम है PQR। इसमें
इस AB भुजा के बराबर इसमें PQ भुजा देख रही है, दोनों की लंबाई 4.5 cm है। इस AC के बराबर इसमें PQ है, दोनों की लंबाई 4 cm है। और BC के बराबर इसमें QR है, दोनों 3 cm लंबाई का है। साथ ही इसमें का एंगल A इसके एंगल P के बराबर है। सेकंड नंबर पर यह एंगल B इस एंगल Q के बराबर है। और थर्ड नंबर पर यह एंगल C इस ट्रायंगल के एंगल R के बराबर है। तो अगर दो त्रिभुजों में इस तरह की स्थिति बनती है तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आकार में भी समान है और माप में भी समान है। चूंकि दोनों त्रिभुज हैं इसलिए आकार में समान है, और चूंकि दोनों त्रिभुजों की भुजाएं और कोण आपस में समान समान मिल रहे हैं इसलिए ये दोनों त्रिभुज माप में भी समान है। और अगर ये दोनों त्रिभुज आकार में भी समान है और माप में भी समान है तो इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग त्रिभुज कहेंगे। ये सर्वांग त्रिभुजों के दो उदाहरण हैं। और मुख्य रूप से हमें इस चैप्टर के अंतर्गत त्रिभुजों की सर्वांग समता का ही अध्ययन करना है। इसलिए इस त्रिभुजों में अगर जो हम दो त्रिभुज ABC और PQR लिखे हैं, अगर इस तरह ये दोनों सर्वांग हो जाते हैं तो यहाँ हम एक ट्रायंगल का नाम लिखेंगे त्रिभुज ABC, दूसरे का नाम लिखेंगे त्रिभुज PQR, और इनके बीच में सर्वांग समता के लिए एक इस विशेष सिंबल का प्रयोग किया जाता है जिसमें ये समता का चिन्ह लगा करके ऊपर वाली लाइन को थोड़ी वक्र कर दी जाती है, टेढ़ी कर दी जाती है। इसको हम सर्वांग सम पढ़ेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। तो एक और भी इस सर्वांग समता में ध्यान देना है कि हम त्रिभुज के नाम को उसी क्रम में लिखते हैं। जैसे यहाँ अगर हम फर्स्ट नंबर पर A लिखे हैं तो यहाँ फर्स्ट नंबर पर P लिखे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि इसमें का एंगल A इस एंगल P के इक्वल है। यह भी ध्यान देने की बात है कि सर्वांग सम त्रिभुजों को लिखते समय हमें किस क्रम का अनुसरण करना चाहिए। दोनों में जो एंगल बराबर हैं उनको फर्स्ट नंबर पर लिखो। सेकंड नंबर पर इसमें B है तो इसमें Q है, तो यहाँ सेकंड नंबर पर B लिखा गया है और इसमें सेकंड नंबर पर Q लिखा गया है। थर्ड नंबर पर इस त्रिभुज का C है तो इस त्रिभुज का R है। इस तरह से हम अगर लिखते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR, तो यहाँ से हमारे सर्वांग सम त्रिभुजों को लिखने का क्रम भी सही मिलेगा। यहाँ जैसे अभी अभी हम तीनों कोणों को समझाए, ऐसे भुजा को भी समझा जा सकता है कि अगर हम दो दो लेटर को लेकर समझना चाहें तो हमको पहले AB मिलेगा और इसमें PQ मिलेगा। इसका मतलब कि इस त्रिभुज की भुजा AB इसके PQ के बराबर है। दूसरी भुजा जानने के लिए हम इस A को छोड़ करके अब BC देखेंगे। तो अगर हम इसमें BC ले रहे हैं तो इसमें QR होगा। इसका मतलब कि इस त्रिभुज की भुजा BC इस त्रिभुज की भुजा QR के बराबर है। और थर्ड नंबर पर इसकी भुजा AC इसके PR के बराबर है। इस तरह सर्वांग सम त्रिभुजों का नाम लिखते समय भी हमें क्रम पर भी विशेष रूप से ध्यान देना। तो हमें उम्मीद है कि सर्वांग समता की अवधारणा से आप लोग परिचित हो चुके होंगे। अब हमें इस चैप्टर में जो मूल रूप से त्रिभुजों की सर्वांग समता का ही अध्ययन करना है तो उस पर हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करें। तो पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों, जैसा कि अभी अभी हम बताए कि दो त्रिभुजों के सर्वांग सम होने के लिए उनमें सभी अंगों का एक एक बराबर अंग युग्म में मिलने चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर दो त्रिभुज हैं हमारे सामने और हमें उनको सर्वांग समता की उनकी जांच करनी है तो हमें उनके तीनों कोणों की जांच करें, तीनों भुजाओं की जांच करें। तो यह एक लंबी प्रक्रिया होगी। इसलिए हमारे गणितज्ञों ने विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों की रचना कर करके कुछ
ऐसे नियम दिए हैं जिनके आधार पर हम सभी अंगों की जांच न करके त्रिभुज के 3 अंगों की जांच करके ही हम यह बता सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है अथवा नहीं है। और इस तरह से हमारे गणितज्ञों द्वारा सर्वांग समता की जांच करने के लिए जो नियम दिए गए हैं उन्हें हम सर्वांग समता की कसौटियां कहते हैं, या उनको हम सर्वांग समता के नियम भी कहते हैं। इस सर्वांग समता के नियम को जानने समझने के लिए, जैसे तुम लोगों को बच्चों हम यह यूक्लिड की ज्यामिति वाले चैप्टर से ही अभिगृहित शब्द से परिचय कराते आ रहे हैं। यहाँ 2 त्रिभुजों की सर्वांग समता की जांच करने में भी हमारे गणितज्ञों ने एक अभिगृहित दिया है। अभिगृहित का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि जो चीज, जो फैक्ट स्वयं ही सिद्ध होता है उसे हमें सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं होती, ऐसे तथ्यों को हम अभिगृहित कहते हैं। तो हमारे गणितज्ञों ने त्रिभुजों की सर्वांग समता से संबंधित भी एक अभिगृहित दिया है, जिस अभिगृहित का नाम है हमारे चैप्टर में अभिगृहित 7.1। यह अभिगृहित 7.1 क्या है? इसको हम सर्वांग समता अभिगृहित भी कहते हैं, या दूसरा इसका नाम होता है SAS सर्वांग समता नियम। देखो बच्चों, सर्वांग समता में इस तरह के 3 लेटर लिखे हुए मिलेंगे। इस एस का मतलब साइड या भुजा होता है, ए का मतलब कोण होता है जिसको हम एंगल कहते हैं। तो यह साइड, एंगल, साइड, इस तरह से भी हम इस सर्वांग समता के नियम को कहते हैं कि ये सर्वांग समता नियम। अब यह एस सर्वांग समता नियम क्या है, यह अभिगृहित क्या हमें बताता है, इसको समझने का प्रयास किया जाए। यह अभिगृहित यह है कि यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं तथा उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं तथा उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यहाँ इस फिगर के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें हम लोग, ज्यादा समझ में आएगा और डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ देखो बच्चों, ये हम 2 त्रिभुज लिए हैं। एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है PQR। ये 2 त्रिभुज हो गए। अब कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं तथा उनका अंतर्गत कोण। 2 भुजाओं का मतलब कि इसमें से कोई भी 3 में से हम 2 भुजा ले लें। जैसे मान लो हम एक भुजा ले लिए AB और एक भुजा ले लिए AC। इन दोनों भुजाओं के द्वारा जो कोण बना है यहाँ पर, इसको हम कहेंगे कि इन दोनों भुजाओं का यह अंतर्गत कोण है। यानी जिन 2 भुजाओं से कोई कोण बना है उस कोण को हम इन दोनों भुजाओं का अंतर्गत कोण कहेंगे। जैसे यहाँ पर AB और AC, इन 2 भुजाओं का अंतर्गत कोण हो गया एंगल A। तो कहा जा रहा है कि यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं तथा उनका अंतर्गत कोण, यानी इस त्रिभुज के लिए AB और AC तथा इनका अंतर्गत कोण हो गया कोण A, दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं तथा उनके अंतर्गत कोण। अभी हमारा दूसरा त्रिभुज है PQR, इसकी एक भुजा हो जाए PQ और एक भुजा हो जाए PR। इस PQ और PR का अंतर्गत कोण हम कोण P को कहेंगे। इस तरह से इस त्रिभुज की ये 2 भुजाएं हो गई और यह कोण A इन दोनों भुजाओं का अंतर्गत कोण हो गया। उसी तरह से इस त्रिभुज में यह PQ और PR 2 भुजाएं हो गई और जो यह कोण P है इन दोनों भुजाओं का अंतर्गत कोण है। तो हमारे अभिगृहित में यह बताया गया है कि यदि ये दोनों भुजाएं और इनका अंतर्गत कोण एक दूसरे त्रिभुज की दोनों भुजाओं और उसके अंतर्गत कोण के बराबर हो जाए तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। और जिस नियम के अनुसार ये सर्वांग सम होते हैं
हम इस भुजा के लिए एस, इस कोण के लिए ए, और फिर इस भुजा के लिए एस। इसी तरह से इस त्रिभुज में इस भुजा के लिए एस लिखेंगे, इस कोण के लिए ए लिखेंगे और इस भुजा के लिए एस लिखेंगे। यहां हम नीचे स्पष्ट कर चुके हैं कि ये हमारे दो त्रिभुज हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर है। अब देखो यहाँ ये दो भुजाओं की बात है, तो अगर इस त्रिभुज की भुजा ए बी इस त्रिभुज की भुजा पी क्यू के बराबर हो जाए, यानी ए बी इक्वल्स पी क्यू, इसका एंगल ए इसके एंगल पी के इक्वल हो जाए, एंगल ए इक्वल्स एंगल पी, और ए सी और पी क्यू आपस में बराबर हो जाए, यानी ए सी इक्वल्स पी आर। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, और जो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए, इसको हम जिस नियमानुसार ये सर्वांगसम हुए हैं उसको हम आगे ब्रैकेट में हिंट करके लिखेंगे एस ए एस सर्वांग समता नियम। यही बच्चों यह हमारा अभिगृहित 7.1 है, जिसको हम एस ए एस सर्वांग समता नियम कहते हैं। इस नियम को हमें सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह हमें एक अभिगृहित के रूप में दिया हुआ है, और इस अभिगृहित के सहारे ही हम कुछ और भी नियमों को जानेंगे और उनको सिद्ध करने का भी प्रयास करेंगे। तो कितने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इस चैप्टर 7 यानी ट्रायंगल के चैप्टर में एक अभिगृहित मिली हमें, जिसे हम अभिगृहित 7.1 के नाम से संबोधित किए थे। उस अभिगृहित को हम लोग अभी अभी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। इसके बाद इस चैप्टर में हमें एक प्रमेय मिलता है। अभिगृहित और प्रमेय में यही अंतर है बच्चों की अगर अभिगृहित है तो वह स्वयं सिद्ध है, उसे हमें सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रमेय है तो उस प्रमेय को सिद्ध करके दिखाया जा सकता है कि जो भी उस प्रमेय में स्टेटमेंट लिखा है वह वास्तव में ट्रू है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि यह प्रमेय है क्या। यह प्रमेय 7.1 है, जिसको हम कहते हैं ASA सर्वांग समता नियम। यहाँ जो 3 लेटर लिखे होते हैं, इसी से समझ में आ जाता है कि हमारे दिए गए त्रिभुजों के कौन कौन से पार्ट्स बराबर हो सकते हैं। यहाँ दोनों साइड में ए लिखा हुआ है, इसका मतलब कि एक त्रिभुज के 2 कोण होंगे और उन दोनों कोणों के बीच में आने वाली भुजा होगी। तो अगर एक त्रिभुज की ये दोनों कोण और उनके बीच की भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के ये दोनों कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, और इस सर्वांग समता के नियम को हम लिखेंगे ASA सर्वांग समता नियम। ऐसे यहाँ नीचे लिखा है कि यदि एक त्रिभुज के 2 कोण और उनकी अंतर्गत भुजा, 2 कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोण और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। फिगर से अगर हम लोग समझे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये हमारे पास एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है PQR। यहाँ अगर यह एंगल B इसके एंगल Q के बराबर हो जाए, एंगल C इसके एंगल R के बराबर हो जाए, और इस B और C को बनाने वाली जो यह भुजा है BC, इस भुजा के एंड पॉइंट्स पर ये दोनों कोण बने हैं, इस भुजा को हम कहेंगे एंगल B और एंगल C की अंतर्गत भुजा। इसी तरह से इस त्रिभुज में एक एंगल Q है, एक एंगल R है, और Q और R की अंतर्गत भुजा QR है। तो प्रमेय के अनुसार अगर यह एंगल B एंगल Q के बराबर हो जाए
एंगल सी एंगल आर के बराबर हो जाए और इन दोनों कोणों को जो बनाने वाली अंतर्गत हो जाए बी सी या क्यू आर के इक्वल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि यह त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर एक दूसरे के सर्वांग सम है। और किस नियमानुसार सर्वांग सम है? ए एस ए यानी एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, इस तरह से दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। चूंकि यह एक प्रमेय है इसलिए हम इसे सिद्ध करके भी दिखाएंगे। तो जब भी हमको किसी प्रमेय को सिद्ध करना होता है तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे दिया है, और इस दिया है में प्रमेय के अंतर्गत जो भी आकृतियां हमको दी गई हैं उन आकृतियों का नामकरण करते हुए यानी उनको नाम के साथ हम अपने दिया है हेडिंग में लिख लेंगे। यहाँ दो त्रिभुजों की बात है तो हमारा दो त्रिभुज हो गया, एक हो गया त्रिभुज एबीसी और दूसरा हो गया त्रिभुज पी क्यू आर। इन दोनों त्रिभुजों में हमें यह दिया है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, यानी एंगल बी इक्वल्स एंगल क्यू। दूसरा दिया है एंगल सी इक्वल्स एंगल आर, और तीसरा दिया है कि बी सी बराबर क्यू आर, यानी बी सी और क्यू आर जो अभी अभी समझाए हम, यही हमें दिया हुआ है। तब हमें यह प्रूफ करके दिखाना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। इसमें जो हम लोग उपपत्ति हेडिंग भी लगाते हैं, प्रमाण भी लगाते हैं, दोनों की सेम मीनिंग होती है, अंग्रेजी में उसको प्रूफ कहते हैं। तो यह बच्चों इतना तो कंफर्म हो गया कि यह एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, भुजा बीसी भुजा क्यू आर के बराबर है और एंगल सी एंगल आर के बराबर है। हम इस ए बी भुजा में और पी क्यू भुजा में क्या संबंध हो सकते हैं? तो देखो बच्चों, जहां पर भी हम दो संख्याओं में, दो रेखाओं में या किसी भी दो चीज में अगर हम तुलना करते हैं तो वहां पर मैक्सिमम तीन स्थितियां ही पॉसिबल होती हैं। जैसे मान लो हम इस ए बी और पी क्यू की तुलना अगर करना चाहें तो ए बी और पी क्यू में तीन में से कोई एक संबंध ही हमको सही मिल सकता है। पहला संबंध तो यह हो सकता है कि यह ए बी और पी क्यू बराबर हो। दूसरा संबंध यह हो सकता है कि यह ए बी बड़ा हो और पी क्यू छोटा हो। या तीसरा यह संबंध हो सकता है कि यह पी क्यू बड़ा हो और ए बी छोटा हो। इस तीन के अतिरिक्त चौथा कोई संबंध इन दोनों भुजाओं में नहीं हो सकता। या तो दोनों बराबर होंगे, और अगर बराबर नहीं है तो ए बी बड़ी हो तो पी क्यू छोटी होगी, या अगर पी क्यू बड़ी हो तो ए बी छोटी होगी। यही तीन स्थितियां यहां पर संभव हो सकती हैं। तो हम लोग एक एक स्थिति पर विचार करते हुए इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो हम स्थिति एक लिखेंगे। स्थिति एक में हम मान लेंगे थोड़े समय के लिए कि माना ए बी बराबर पी क्यू है, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अब अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं इन दोनों त्रिभुजों को ले लिया जाए। इसलिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में जहां भी बच्चों हमें दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना हो तो सबसे पहले हम प्रमाण में इन दोनों त्रिभुजों का नाम लिख लेते हैं। इसके बाद से हम इसमें तीन पार्ट्स को बराबर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो भी हमारे सर्वांग समता के नियम है तो किसी भी सर्वांग समता के नियम में त्रिभुज के तीन पार्ट्स को ही बराबर दिखाया जाता है। तो यहाँ दोनों त्रिभुजों का नाम लिखने के बाद फर्स्ट हम ये पा रहे हैं कि ए बी बराबर पी क्यू, भुजा ए बी बराबर पी क्यू, और ये किस आधार पर हम बराबर लिख रहे हैं हम ब्रैकेट में उसको मेंशन कर देंगे कल्पना से, यानी हमने ऐसा माना है। स्थिति एक में हम इस चीज को मान करके चल रहे हैं कि ए बी और पी क्यू आपस में बराबर हैं। इन दोनों त्रिभुजों में ए बी बराबर पी क्यू हो गया हमारी कल्पना से।
एक मिनट। सेकंड है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये चीज हमको यहाँ दिया हुआ है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, इसको हम मेंशन कर देंगे, दिया है। और तीसरा हम लिखेंगे बी सी इक्वल्स क्यू आर, या बी सी इक्वल्स क्यू आर भी हमें दिया है। अब अगर ये तीन स्थितियां हमको मिलती हैं तो जो हम लोग अभिगृहित 7.1 पढ़े हैं, जिसको हम लोग एस सर्वांग समता नियम के नाम से भी जानते हैं, यहाँ देख लिया जाए कि यह दोनों में ए बी बराबर हो गया पी क्यू के, बी सी बराबर हो गया क्यू आर के, और एंगल बी बराबर हो गया एंगल क्यू के। तो एस ए एस एस ए एस, इस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, और हम नियम का उल्लेख यहाँ पर कर दिए कि एस ए एस सर्वांग समता नियम। तो ये रही हमारी स्थिति एक, जिसमें हम यह मान करके चले हैं कि ए बी और पी क्यू बराबर है। और अगर ऐसा होता है कि ये दोनों ही त्रिभुज एस ए एस सर्वांग समता नियम से सर्वांग सम हो जाए। अब हमें दूसरी स्थिति पर विचार करना है। यह स्थिति 2 है कि माना ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू। अब हम मान लें कि यह ए बी बड़ी है और पी क्यू छोटा है। अगर इस स्थिति पर विचार करते हैं कि ए बी बड़ी है और पी क्यू छोटी भुजा है, तो हम इस ए बी पर एक ऐसा बिंदु एम ले लेंगे कि यह एम बी इस पी क्यू के बराबर हो जाए। मतलब यह ए बी जितना इस पी क्यू से बड़ा है उसको छोड़ दिए हम इधर, और इस ए बी में से उतना ही पार्ट हम यहाँ पर काट लिए जितना हमारा पी क्यू है, अर्थात एम बी इक्वल्स पी क्यू पी आर, सॉरी एम बी इक्वल्स पी आर। ओ सॉरी, फिर मिस्टेक हो गया, यहाँ फिर से समझे आप लोग। ए बी बड़ी है और पी क्यू छोटी है, तो चूंकि ए बी बड़ी है तो इस तरह से हम इस पी क्यू के बराबर भाग काट लिए, और जहां काटा उसको हम एम नाम रख दिए, तो यह एक भुजा बी एम बन गई, और इस त्रिभुज की भुजा पी क्यू बन गई। तो यह बी एम और यहाँ पी क्यू कहा जाए अथवा क्यू पी कहा जाए, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यही चीज यहाँ पर हम लिखे हैं कि माना ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू, अतः ए बी पर एक बिंदु एम इस प्रकार लिया कि एम बी इक्वल्स पी क्यू, एम बी इक्वल्स पी क्यू। यहाँ ए बी पर हम एक बिंदु लेकर के एम बी एक ऐसी भुजा पा लिए जो इस पी क्यू के बराबर है। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हम इन दो त्रिभुजों को लें। एक हमारा त्रिभुज हो गया एम बी सी, और एक हो गया पी क्यू आर। त्रिभुज एम बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में एम बी बराबर पी क्यू, एम बी बराबर पी क्यू, ये कहां से बराबर मिला हमको? रचना से, क्योंकि हम उस तरह की रचना किए हैं कि एम बी और पी क्यू आपस में बराबर हो गए। फिर एंगल बी इक्वल्स एंगल क्यू, ये पहले से हमको दिया हुआ है, और बी सी बराबर क्यू आर, ये बी सी बराबर क्यू आर, ये भी हमारे दिया है वाले पॉइंट में पहले से ज्ञात है। तो इस स्थिति में आकर के हम ये पा रहे हैं कि यह भुजा इस पी क्यू के बराबर हो गई, यानी एम बी बराबर पी क्यू, कोण भी बराबर कोण क्यू, और बी सी बराबर कोण आर। तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज एम बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम होंगे, और त्रिभुज एम बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। और यहाँ पर भी नियम लगेगा भुजा कोण भुजा, यानी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी हमारे सर्वांग समता का नियम होगा एस ए एस सर्वांग समता नियम। यहां तक सिंपल मैटर है। इसके बाद से जो हम लोग तर्क देंगे बच्चों, उस पर थोड़ा आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है कि अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए
तो सर्वांगसम होने का मतलब कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगे, यानी जो भी इनके बराबर वाले पार्ट्स हैं वह एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाएंगे, ढक लेंगे। तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं बच्चों, तो एक त्रिभुज का जो साइड या एंगल दूसरे त्रिभुज के जिस साइड या एंगल के बराबर होता है वह दोनों त्रिभुजों के संगत भाग कहलाते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कहते हैं। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके संगत भाग आपस में बराबर हो जाते हैं और दोनों त्रिभुजों को देखकर हमें यह समझ में आ जाता है कि एक त्रिभुज का कौन सा पार्ट दूसरे त्रिभुज के किस पार्ट के बराबर है, और उन दोनों भागों को बराबर लेकर के हम ब्रैकेट में लिखते हैं CP/CT। CP/CT, इस CP/CT का मतलब होता है बच्चों, इस C का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग, इस P का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ, इस C का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट, और इस T का मतलब होता है ट्रायंगल। यानी इस CP/CT का मतलब हुआ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जिसको हम हिंदी में कहेंगे सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। अब चूंकि यह सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग इतना लिखना थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए समझ लेने के बाद हम केवल इसका ही यूज करते हैं। जब भी दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो उनके जो भी संगत भाग आपस में बराबर होंगे उनको हम बराबर लिख करके और आगे ब्रैकेट में यही कारण का उल्लेख कर देते हैं कि CP/CT, यानी वो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हैं, इसलिए वो दोनों भाग आपस में बराबर है। तो यहां इतना समझने के बाद बच्चों हम यहां तक पहुंच चुके हैं कि त्रिभुज MBC और त्रिभुज PQR ऐसे इस सर्वांग समता नियम से सर्वांगसम सिद्ध हो चुके हैं। अगर हो चुके हैं तो इनके संगत भागों पर विचार करें तो यह भुजा MB PQ के बराबर है, BC QR के बराबर है, तो बताओ यह PR इस MC के बराबर होगा? निश्चित रूप से होगा। एंगल B एंगल Q के बराबर है। यहां जो एंगल C हमको मिलेगा MCB, यानी इस रेखा से इधर वाला कोण, वही हमको मिलेगा एंगल PRQ के बराबर। और फिर जो एंगल P होगा यह एंगल M के बराबर होगा। तो हमें यहां इस कोण को देखना है MCB को, जो हमारा एंगल MCB बराबर होगा PRQ के, या हम कोण R कह सकते हैं। तो हम यहां से पाएंगे कि जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो एंगल MCB इक्वल्स एंगल PRQ इसके बराबर हो गया। इतना सा एंगल इसके बराबर हो गया। और कैसे बराबर हो गया? CP/CT, क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हैं। किंतु हमें इस कोण R को इस पूरे कोण C के बराबर दिया हुआ है। यहां दिया है कि कोण C बराबर कोण R, यह हमें दिया है कि कोण A इक्वल्स कोण R। अब देखो बच्चों, यहां यही समझने की चीज है कि हम अपने सर्वांग समता नियम से ये पा गए कि एंगल AMCB यानी इतना कोण ये बराबर हुआ इस R के। और हमारे ज्ञात में दिया हुआ है कि जो यह एंगल C बराबर एंगल R है, तो यहां जो यह पूरा एंगल C है यह एंगल R के बराबर है।
यानी एक बार हम केवल इतना ही भाग इस आर के बराबर पा रहे हैं और एक बार यह पूरा कोण सी इस आर के बराबर पा रहे हैं। इन दोनों को हमने दो संबंध लिख दिया। अब बताओ बच्चों कि इतना सा कोण भी इसी कोण आर के बराबर हो और यह पूरा कोण सी भी इसी कोण के बराबर हो, ऐसा एक साथ संभव है? नहीं संभव है। यही यहां लिखा गया है कि किंतु संबंध एक व संबंध दो का एक साथ सत्य होना तभी संभव है जब बिंदु एम बिंदु ए के साथ संपाती है। यानी ऐसा एक बार ये इस आर के बराबर हो, फिर एक बार यह पूरा सी आर के बराबर हो, मतलब एक ही कोण ये दोनों कोण के बराबर नहीं हो सकता। ऐसा एक ही स्थिति में संभव है जबकि यह बिंदु एम यहां न होकर के इस ए के साथ संपाती हो जाए, यानी यह बिंदु एम और ए अलग अलग बिंदु न होकर के यह एम भी ए पर ही संपाती हो जाए, यानी यह बिंदु ए ही हो जाए, ए से अतिरिक्त कोई यह बिंदु एम न हो, तो ही ऐसी स्थिति में यह कोण इस कोण के बराबर हो सकता है। यही यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि किंतु संबंध एक तथा संबंध दो का एक साथ सत्य होना तभी संभव है जब बिंदु एम बिंदु ए के साथ संपाती हो। तो जब यह बिंदु ए के साथ संपाती हो जाएगा तो जो हम कह रहे हैं कि एम बी बराबर पी क्यू, तब हम आराम से कह सकते हैं कि ए बी बराबर पी क्यू। आपका ए बी बराबर पी क्यू, और जैसे ही यह ए बी बराबर पी क्यू हुआ तो फिर यह ए बी बराबर पी क्यू हो गया, कोण बी बराबर कोण क्यू हो गया और बी सी बराबर भुजा क्यू आर हो गई। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, और सर्वांग समता का नियम होगा एस ए एस सर्वांग समता नियम। तो ये दो स्थितियों में हम लोग यह पा लिए कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है, जबकि ए बी और पी क्यू बराबर हो तो भी दोनों सर्वांगसम है, और अगर ए बी बड़ी हो गई और पी क्यू छोटा हो गया उस स्थिति में भी सर्वांगसम है। अब एक तीसरी स्थिति होगी, यह ए बी ही छोटा हो जाए और पी क्यू बड़ा हो जाए। तो जिस कंसेप्ट से हम लोग यहाँ पर दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध किया है, उसी तर्क का सहारा लेकर के हम तीसरी स्थिति में भी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। लेकिन स्पेस की कमी है, तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लें। थर्ड स्थिति है बच्चों, इसमें हम मान लेंगे कि ए भी बड़ी है और पी क्यू छोटा है, ए भी छोटी है और पी क्यू बड़ा है, सॉरी। थर्ड स्थिति हम ये मान लेंगे, अभी तक हमने एक बार माना कि ए बी और पी क्यू बराबर है, एक बार हमने ये देखा कि ए बी बड़ी है और पी क्यू छोटा है। अब हम थर्ड स्थिति पर विचार करेंगे, हम मान लेंगे कि यह ए बी ही छोटा है और पी क्यू बड़ा है। तो अगर पी क्यू बड़ा है तो इस ए बी के बराबर हम इसमें से एम क्यू भाग काट लिए, यानी बिंदु पी क्यू पर भुजा पी क्यू पर एक बिंदु इस प्रकार लिए कि एम क्यू और ए बी बराबर हो। जैसे यहाँ लिखा गया कि अतः पी क्यू पर एक बिंदु एम इस प्रकार लिया कि ए बी बराबर एम क्यू, ए बी बराबर एम क्यू। अब अगर ऐसा होता है तो हम लोग यह त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एम क्यू आर ले लें। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एम क्यू आर में ए बी बराबर एम क्यू, अभी अभी हम रचना किए हैं, हमारी रचना से ये बराबर है। कोण बी बराबर कोण क्यू, ये हमें गिवन पॉइंट में दिया हुआ है, और बी सी बराबर क्यू आर यह भी हमें दिया हुआ है। इस तरह से यह एस ए एस ए एस एस ए एस यानी एस ए एस सर्वांग समता नियम से या त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एम क्यू आर दोनों सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज एम क्यू आर। अब अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो हम स्थिति दो की तरफ फिर अपना तर्क दे सकते हैं। यहां से जो हमको ये
सरांसम मिले तो एंगल ए सी बी इक्वल्स एंगल एम आर क्यू। ए सी बी इस त्रिभुज का कोण सी, इस त्रिभुज के कोण एम आर क्यू यानी इतने भर कोण के बराबर होगा। ये सीपीसीटी से हमको मिला, एक संबंध हमारा ये बन गया कि एंगल ए सी बी इक्वल्स एंगल एम आर क्यू, ये संबंध एक हो गया। लेकिन हमें दिया हुआ है यह एंगल सी जो है इस पूरे एंगल आर के बराबर है, यानी एंगल ए सी बी इक्वल्स एंगल पी आर क्यू, किंतु एंगल ए सी बी इक्वल्स एंगल पी आर क्यू, ये हमारा संबंध दो हो गया। एक बार हम देख रहे हैं कि ये हमारा एंगल सी इतने ही भर कोण के बराबर है, और हमारे गिवन पॉइंट में दिया गया है कि एंगल सी इस पूरे कोण के बराबर है। तो क्या यह एंगल सी इसके भी बराबर हो सकता है और इस पूरे कोण के भी बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए यहां यह लिखा गया कि किंतु संबंध एक व संबंध दो का एक साथ सत्य होना तभी संभव है जब बिंदु एम बिंदु पी के साथ संपाती हो, यानी यह बिंदु एम अलग ना होकर के इस पी पर ही संपाती हो जाए, तभी यह एंगल सी इस कोण के बराबर हो सकता है। और अगर ऐसा हो जाएगा कि बिंदु एम पी पर संपाती हो जाए, तो जो हम यहाँ लिख रहे हैं कि ए बी बराबर एम क्यू, तो उसको हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर पी क्यू। अतः ए बी बराबर पी क्यू, और जैसे ही यह ए बी बराबर पी क्यू हुआ तो ए बी बराबर पी क्यू हो गया, एंगल बी इक्वल्स एंगल क्यू हो गया, और बी सी इक्वल्स क्यू आर हो गया। इस तरह से एस ए एस एस ए एस यानी एस ए एस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दोनों सर्वांग सम हो गए। तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर दो त्रिभुज हैं, इसमें ए एस ए इस तरह का भी अगर संबंध मिलता है कि दो कोण बराबर हो दोनों त्रिभुजों के, और दोनों त्रिभुजों में उन दोनों कोणों को बनाने वाली जो यह अंतर्गत भुजा है ये अगर बराबर हो जाए, तो इस स्थिति में दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। और इस नियम को हम लोग ए एस ए इस तरह से ए एस ए सर्वांग समता नियम के नाम से जानेंगे। तो हम लोग सर्वांग समता के दो नियमों का अध्ययन किए, एक अभिगृहित के रूप में अध्ययन किए एस सर्वांग समता नियम, और अभी अभी हम लोग एक नियम का अध्ययन किए ए एस ए सर्वांग समता अधिनियम। बच्चों अधिनियम कर रहे हैं ए एस ए सर्वांग समता नियम। इन नियमों को बच्चों भली भांति याद रखना होगा कि जब दो त्रिभुज हमें दिए गए हैं तो उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमारे पास कौन कौन से रूल हैं, और उसमें से हम किस रूल को अप्लाई करके दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ ये प्रमेय 7.1 कंप्लीट होता है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अभी अभी बच्चों हम लोग सर्वांग समता के दो नियमों का अध्ययन कर चुके हैं। एक है एस ए एस सर्वांग समता नियम, जिसे हम अभिगृहित 7.1 भी कहते हैं, और दूसरा हम लोग देखे ए एस ए सर्वांग समता नियम। अब हम लोग इस सर्वांग समता के एक तीसरे नियम को समझने का प्रयास करें। यह तीसरा नियम होता है बच्चों ए एस सर्वांग समता नियम। जैसा कि जो कुछ भी हम बताए हैं उस आधार पर अगर आप लोग इसे समझने का प्रयास करें तो एंगल साइड, इसका मतलब कि अगर दो त्रिभुज हैं
तो सबसे पहले दोनों त्रिभुजों के क्रम से दो कोण बराबर होने चाहिए, और अगर दो कोण बराबर हो गए तो उसके बाद एक भुजा है एस लिखा हुआ है। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है दो त्रिभुजों के अंदर तो इसको हम ए एस सर्वांग समता नियम कहते हैं, और इस नियम के अंतर्गत भी वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। जैसे हम इस नियम को प्रूव भी किए हैं, तो ध्यान से देखें आप लोग। यह नियम हमारा यह है कि यदि दो त्रिभुजों में से दो कोणों के युग्म बराबर हों, दो त्रिभुजों में से दो कोणों के युग्म बराबर हों तथा संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। फिगर के माध्यम से यह और भी स्पष्ट हो जाएगा। ये दो त्रिभुज हैं हमारे पास, एक है ए बी सी और एक है त्रिभुज पी क्यू आर। जो कुछ भी यहाँ नियम शब्दों में लिखा हुआ है इसका मतलब यही है, जैसे यहाँ हम ज्ञात में भी लिख चुके हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, मतलब इन दोनों त्रिभुजों में एक तो ये दिया है कि एंगल बी इक्वल्स एंगल क्यू, यह एंगल बी और यहाँ एंगल क्यू दोनों इक्वल है। फिर एंगल सी इक्वल्स एंगल आर, यानी ये दूसरे नंबर पर ये जो एंगल सी है और इसमें जो एंगल आर है ये भी दोनों इक्वल है। तो यह ए हो गया, ए जो हमारे नियम में दो बार ए लिखा हुआ है। और इसके बाद समझने वाली बात यह है बच्चों कि अगर एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो गया, एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो गया, तो अगर बी सी क्यू आर के इक्वल हो जाए तो फिर हम उसी प्रमेय पर पहुंच जाएंगे जो अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोग प्रूव कर चुके हैं, और हो जाएगा ए एस ए। लेकिन यह जो हमारा सर्वांग समता का नियम है यह ए एस ए नहीं बल्कि ए एस है। इसका मतलब यह है बच्चों कि ये दोनों कोण तो आपस में बराबर हो गए, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो गया, एंगल सी एंगल आर के बराबर हो गया। अब इन दोनों कोणों की जो यह अंतर्गत भुजाएं हैं, इन भुजाओं को हमें छोड़ देना है, और इनको छोड़ने के बाद जो त्रिभुज के ये जो दो शेष भुजाएं बचती हैं, इन दोनों भुजाओं में से अगर एक भुजा बराबर मिल जाए दोनों त्रिभुजों में, या तो ए बी बराबर पी क्यू मिल जाए या ए सी बराबर पी आर मिल जाए, तो इस कंडीशन में भी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, और इसी को हम कहते हैं ए एस। अगर हम ए बी बराबर पी क्यू लेते हैं तो हम ए एस कहेंगे, या अगर ए सी बराबर पी आर लेते हैं तो भी हम ए एस कहेंगे। अब इसको हमें प्रूव करके दिखाना है। ये तो हमारा गिवन पॉइंट हो गए, ये दो त्रिभुज हो गए, इन दोनों त्रिभुजों में एंगल बी इक्वल्स एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल्स एंगल आर, और या ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये दोनों भुजाएं अगर बराबर हो गई तो हमें सिद्ध करना है कि यह त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर एक दूसरे के सर्वांग सम। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? हम प्रमाण में इन दोनों त्रिभुजों का नाम लिख लिए, जैसा कि पहले से भी हम लोग ऐसा करते आए हैं। इन दोनों त्रिभुजों में जो तीन पार्ट्स बराबर हो रहे हैं उनको हम देखें। तो फर्स्ट नंबर पर हम लिखें कि एंगल बी इक्वल्स एंगल क्यू, यानी एंगल बी इक्वल्स एंगल क्यू, ये हमको ज्ञात है। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल्स पी क्यू, यह भी हमको ज्ञात है। अब यहां बच्चों जो यह एंगल सी बराबर एंगल आर दिया है, यहां थोड़ी समझने वाली बात है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जो हम थर्ड पॉइंट लिखे हैं एंगल ए इक्वल्स एंगल पी, यानी इस एंगल को हम बराबर जो लिखे हैं, यह क्यों लिखे हैं यहीं पर थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। देखो बच्चों, अगर यह एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो गया, एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो गया,
तो यहां पर अगर हम बी और सी को जोड़ें और 180 अंश में से माइनस कर दे तो हमको एंगल ए मिल जाएगा, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो अगर ये दोनों कोण हमको पता हो, इन दोनों को जोड़कर अगर हम 180 अंश में से माइनस कर देते हैं तो हमको एंगल ए मिल जाएगा। इसी तरह से यहां पर भी अगर हम एंगल क्यू और एंगल आर को जोड़कर 180 अंश में से माइनस कर दें तो हमें एंगल पी मिल जाएगा। और बताओ बच्चों कि अगर एंगल बी और एंगल क्यू बराबर हैं, एंगल सी और एंगल आर बराबर हैं, तो जितना हमको एंगल बी प्लस एंगल सी का मान मिलेगा उतना ही मान तो एंगल क्यू प्लस एंगल आर का मिलेगा, क्योंकि ये बराबर बराबर कोण है। यानी एंगल बी प्लस एंगल सी और इधर एंगल क्यू प्लस एंगल आर, ये दोनों कोणों का योगफल बराबर मिलेगा। और जब हम इस सेम चीज बराबर चीज को 180 में से घटाएंगे ये कोण भी हमको बराबर मिलेंगे। अभी भी अगर मेरी बात समझ में ना आ रही हो तो थोड़े समय के लिए हम मान लें कि यह एंगल 30 डिग्री है और यह एंगल 45 डिग्री है। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा और यह भी 45 होगा। अब इसमें अगर हम एंगल ए का मान निकालना चाहते हैं तो 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे। इन दोनों को जोड़ने पर हमको 75 डिग्री मिलेगा। और अगर हम 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटाते हैं तो इस एंगल का मान हमको मिलेगा 105 डिग्री। तो यहां पर भी तो इन दोनों को जोड़ करके अगर हम 180 में से घटाते हैं तो एंगल पी का मान भी मिलेगा हमको 105 डिग्री। तो इस स्थिति में जबकि ये कोणों के दो युग्म बराबर हैं दोनों त्रिभुजों में, तो इस आधार पर हम यह सिद्ध कर लेते हैं कि ये जो त्रिभुज का जो शेष कोण बचा हुआ है, जो तीसरा कोण बचा हुआ है, यह कोण भी आपस में बराबर होंगे। अब हमें उम्मीद है कि ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब यहां इसी आधार पर बच्चों हम लोग लिखते हैं यहां थर्ड पॉइंट कि एंगल ए इक्वल्स एंगल पी, और कारण दिखा देते हैं कि क्योंकि 180 डिग्री माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी इस त्रिभुज के लिए 180 अंश माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये हमारा कोण ए बना। ये बराबर होगा 180 अंश माइनस एंगल क्यू प्लस एंगल आर। इस आधार पर यहां पर हमको एंगल ए इक्वल टू एंगल पी मिल जाएगा। या एक दूसरा भी हम कम शब्दों में इस कारण का उल्लेख कर देते हैं कि जब दो त्रिभुजों के दो कोणों का युग्म बराबर हो जाए तो तीसरे कोण को भी हम बराबर लिख करके और उसका कारण हम लिख देते हैं शेष कोण। चाहे हम इतना उसका कारण शो करें अथवा इतना न लिख करके केवल हम यहाँ लिख दें कि एंगल ए इक्वल्स एंगल पी और यहाँ ब्रैकेट में हम कारण मेंशन कर देंगे शेष कोण, तो उसका यही मीनिंग होता है। अब अगर ऐसा हो गया बच्चों तो देखो यहाँ यह एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हो गया, ए बी इक्वल्स पी क्यू हो गया और एंगल बी इक्वल्स एंगल क्यू हो गया। तो क्या यह ए एस ए एस ए यह हमारा जो अभी अभी थोड़ी देर पहले जो हम सर्वांग समता का नियम प्रूव किया है, ए एस ए सर्वांग समता नियम, तो वह नियम इन दोनों त्रिभुजों पर भी लागू हो सकता है कि नहीं हो सकता? कन्फर्मली हो सकता है। इसलिए जब हम यहाँ ये तीनों पार्ट्स इक्वल शो कर दिए तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, और यहाँ इस आधार पर जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यहाँ हम कारण लिखेंगे ए एस ए सर्वांग समता नियम। इस तरह से ये हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। यहाँ एक बात मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों अगर हम लोग इस तीसरे कोण को बराबर लिख करके और इतना कारण शो कर रहे हैं
इसीलिए कि हमको यह पहले से एक सिद्ध किए हुआ सर्वांग समता का नियम मिल जाए, जिसको हम ASA कहते हैं। लेकिन इस नियम को लिखने और इसको समझाने और प्रूफ करने का मतलब यही है कि अगर कहीं दो त्रिभुज दिख रहे हैं और दोनों त्रिभुजों में इस तरह का भी हमको स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है कि दोनों त्रिभुजों के दो दो कोण आपस में बराबर हैं, और उन दोनों कोणों को बनाने वाली जो भुजा है, इस भुजा को छोड़ करके बाकी की ये जो दो दो भुजाएं हैं, इन दोनों भुजाओं में से अगर एक एक भुजा बराबर हो जाती है तो उसको भी हम यहाँ इस नियमानुसार AS के आधार पर हम सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। और वहां हमें इस तीसरे शेष कोण को बराबर करके दिखाना कोई जरूरी नहीं रह जाएगा। अगर हम इस तीसरे शेष कोण को बराबर करते हैं तो हमारा सर्वांग समता का नियम ASA सर्वांग समता नियम होगा। और अगर हम यही सिर्फ लिख देते हैं कि जैसे यहां हम लिख दिए कि एंगल B इक्वल्स एंगल Q, यहाँ AB इक्वल्स एंगल PQ, और यहां हम लिख दिए कि एंगल C इक्वल्स एंगल R, हम इस A पर अपना ध्यान न केंद्रित किए, बल्कि जितना कुछ हमको दिया हुआ है कि ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, और ये भुजा इसके बराबर है, अथवा ये भुजा इसके बराबर है, तो जो जो हमको बराबर बराबर दिए गए हैं उन्हीं तीनों को हम यहाँ पर लिख करके और दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। कारण यहाँ हम ये शो करेंगे कि लास्ट में जब हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, यहाँ पर हम जो ASA सर्वांग समता नियम लिखे हैं, अगर हम इन तीनों दिए गए पॉइंट्स को ही लिखते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे AAS सर्वांग समता नियम। कहने का मतलब कि हमें उस तीसरे शेष कोण को बराबर दिखाने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। अगर हम AAS इतना भी दो त्रिभुजों में बराबर शो कर देते हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, और वहां पर हमारे सर्वांग समता का नियम लागू होगा, AAS सर्वांग समता नियम। तो हमें उम्मीद है कि अब यह नियम समझ में आ गया होगा। इतना जानने के बाद बच्चों हमेशा अपने माइंड में ये तीन नियम तुम लोग याद रखो कि सबसे पहला जो हम लोग नियम पढ़े, जिसको हम सर्वांग समता अभिगृहित कहे थे, वो था ASA सर्वांग समता नियम। दूसरा हम लोग पढ़े ASA सर्वांग समता नियम, और अभी अभी तीसरा नियम हम लोग पढ़े AAS सर्वांग समता नियम। इन तीनों नियमों का ही प्रयोग हमारे टेक्स्ट बुक की प्रश्नावली 7.1 में होगी। तो इस प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को हल करने के लिए इन तीनों नियमों को हमेशा याद रखना है। और अब हम इस प्रश्नावली के फर्स्ट क्वेश्चन को टेकअप कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमको दिया है एक चतुर्भुज दिया है ABCD, या ABCD एक चतुर्भुज दिया है। इस चतुर्भुज में हमें बताया गया है कि AC बराबर AD, यानी AC और AD ये दो भुजाएं बराबर हैं, तथा AB कोण A का समद्विभाजक है। यह जो AB है यह इस पूरे कोण A का समद्विभाजक है। ऐसी स्थिति में हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD। ABC का मतलब यह ऊपर वाला त्रिभुज और ABD का मतलब यह नीचे वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो प्रमाण, अच्छा, साथ ही में यह भी है यहाँ की हमें BC और BD में संबंध भी बताना है। तो यहाँ प्रमाण में हम फिर जिन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है उनका हम नाम लिख लिए। सिंपली इसमें बच्चों हम देख रहे हैं कि AC बराबर AD। AC इस ऊपर वाले त्रिभुज की एक भुजा है और AD इस नीचे वाले त्रिभुज की एक भुजा है। तो AC बराबर AD ये ज्ञात है, हमको दिया हुआ है। चूंकि यह AB जो है कोण A का समद्विभाजक है, तो स्पष्ट है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर बराबर होंगे, क्योंकि यह पूरा कोण इस रेखा के द्वारा दो बराबर भागों में बंट गया है। यहां से हम पाएंगे कि एंगल BAC इक्वल्स एंगल BAD। एंगल BAC इक्वल्स एंगल BAD, इसको भी हम लिख लेंगे कि यह ज्ञात है।
या ये भी हम आगे लिख सकते हैं कि चूंकि ये भी कोण ए का समद्विभाजक है, दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। और थर्ड जो है बच्चों, ये जो ए बी भुजा है, या इस त्रिभुज की भी भुजा है और इस त्रिभुज की भी भुजा है, तो ऐसी स्थिति में हम लिखते हैं कि ए बी इक्वल्स ए बी, और इसको हम लिख लेंगे उभयनिष्ठ। इसको अंग्रेजी में लिखना हो तो कॉमन लिखा जाता है, और हिंदी में लिखना हो तो उभयनिष्ठ लिखा जाता है, यानी दोनों में है। इस तरह से यहाँ हम देख रहे हैं कि एस ए एस, इसमें भी एस ए एस, यानी ये त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम हो गए। और यहाँ सर्वांग समता का कौन सा नियम अप्लाई हुआ? एस ए एस सर्वांग समता नियम। इस तरह से ये जो दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना था, यह प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट हमें ये बताना है कि बीसी और बीडी में क्या संबंध है। तो चूंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे। अब संगत भाग में देखो बच्चों, अभी अभी हम देख रहे हैं कि इसका एसी इसके बीडी के बराबर है, एबी के बराबर है, तो बाकी इसकी तीसरी भुजा बच गई बीसी, और इस त्रिभुज की तीसरी भुजा बच गई बीडी। ये बीसी और बीडी भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और इसका कारण हम बता चुके हैं एक शार्ट में लिखने के लिए, सीपीसीटी, जिसको हम कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग या करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यहाँ सीपीसीटी के आधार पर बीसी और बीडी एक दूसरे के इक्वल हो गए। ये भी प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया। इस तरह से हमारे प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस फर्स्ट वीडियो को यहीं पर क्लोज कर रहा हूं। और फिर आप लोगों से मैं वही गुजारिश करूंगा कि अगर मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही हो, मेरे पढ़ाए गए मैथ्स के प्रॉब्लम आपको समझ में आ रहे हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त करके अधिक से अधिक लाभ उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।